हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आज की इस नई क्लास में। ठीक है, आज जो हमने अध्ययन करना है वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला में ही किसी एक नए दिन के इतिहास पे। ठीक है, तो आज जो हमने बात करनी है इस क्लास में वो करनी है 19 अक्टूबर के इतिहास पे। तो इससे पहले का जो भी सारा मटेरियल है आपको यार लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप पहले इससे पहले की क्लास अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हमने अध्ययन करेंगे वो देश और दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए 19 तारीख के तौर पे दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो बात करते हैं आज के इतिहास पे कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी प्रमुख घटनाएं होती हैं जो कि इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करके रख दी गई। ठीक है, घटनाओं का भरपूर आनंद लेते हुए क्लास में बने रहेंगे मेरे साथ में। एंड जो आज हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे 19 अक्टूबर के इतिहास पे। देखते हैं 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर हमने जो बात करनी है 1869 की बात करनी है। 19 अक्टूबर 1869 ये वो तारीख है कि ये अपने आप में इतिहास के पन्नों में अलग जगह बनाते हुए दर्ज होती है। इस दिन हमारी एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जो कि इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में इनकी गिनती कर दी गई बाकायदा 19 अक्टूबर की तारीख में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि 1869 में हमारी एक बहुत ही प्रसिद्ध वीरांगना के तौर पे बोल सकते हैं या एक भारत की महान क्रांतिकारी की संज्ञा भी हम इनको दे सकते हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता है, इनका 1869 में जन्म होता है। क्या नाम था इनका? नाम था मातिंगनी। मातिंगनी हाजिरा के नाम से जानते हैं। मातिंगनी हाजिरा के नाम से हम इनको जानते हैं। यह एक भारतीय क्रांतिकारी के तौर पे भी जानी जाती हैं। इतिहासकारों ने इनको एक विशेष संज्ञा और भी दी है। इनको इन्हीं सारे कार्यों को देखते हुए या इन्हीं सारे कार्यों की सराहना करते हुए इनको इतिहासकारों ने एक संज्ञा क्या दी कि इनको गांधी बूढ़ी के नाम से भी जाना गया। तो ये नाम भी हमने याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? गांधी बूढ़ी के नाम से भी इनको संबोधित किया गया। और हाँ, एक बात यहाँ पे ये नोट करनी है कि इनका जो जन्म होता है वो कहाँ पे होता है। तो हम लोगों ने 4 प्रेसिडेंसी क्षेत्र पढ़े होंगे इंडियन पॉलिटी में। ठीक है, तो उन्हीं चारों में से जो सर्वप्रथम हमारा प्रेसिडेंसी क्षेत्र था वो था हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी क्षेत्र के तमलुक में, कहां पे? तमलुक नामक क्षेत्र में इनका क्या होता है? जन्म होता है। तो ये बात भी हमने याद रखनी है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए या इन्हीं सारे कार्यों की सराहना करते हुए इतिहासकारों ने इनको बाकायदा 19 अक्टूबर की तारीख में दर्ज करके रख दिया इतिहास में। ठीक है, और इतना ही नहीं, 1933 में यानी जैसे जैसे इनकी एज बीतती है तो क्रांतिकारी तो थी ही ये, क्या होता है कि इन्हीं सारी चीजों के चलते क्या होता है कि 1933 में इनको एक प्रकार से बोले तो उस समय यानी बंगाल प्रेसिडेंसी क्षेत्र में इनका जन्म होता है। तो इसी क्षेत्र में इन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया। किसके विरोध में किया? तो बंगाल के उस समय तत्कालिक हमारे गवर्नर थे या एक तरह से बोले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? उनको हम लोग एंडरसन तमलोक के नाम से जानते हैं। ये भी याद रखना।
क्या नाम जानते हैं? बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे हमारे, बंगाल के तात्कालिक गवर्नर, जिनको हम क्या बोलते हैं? एंडरसन। एंडरसन तमलोग के नाम से जानते हैं, ये थे हमारे। और इन्हीं के मतलब विरुद्ध या विपक्ष में मातंगनी हाजरा जी ने एक विरोध प्रदर्शन किया। कब किया? 1933 में। 1933 में इसमें ये सर्वप्रथम सबसे आगे काला झंडा लेकर के, यानी इनके विरोध में ये सर्वप्रथम आगे खड़ी रही। और इतना ही नहीं, इसके पश्चात 1944 में, यानी इसके एग्जैक्ट 10 या 11 साल पश्चात इन्होंने क्या किया कि एक विरोध प्रदर्शन और किया, जिस कारणवश इनका नाम इतिहास में दर्ज होकर के रह गया हमेशा और हमेशा के लिए। क्या होता है कि 1944 में जो ये दूसरा विरोध प्रदर्शन करती हैं, उनमें यार क्या होता है कि 1944 में जो विरोध प्रदर्शन होता है, काफी मात्रा में लोगों की भीड़ जुड़ती है। और इतना ही नहीं, इतनी बड़ी भीड़ जुड़ती है कि वहां पे एक प्रकार से बोले तो इतना मतलब हाहाकार मचता है उस प्रदर्शन में। लगभग 5000 से भी अधिक लोग उस प्रदर्शन में जुड़ते हैं हाजरा जी की तरफ से, ठीक है। और इतना ही नहीं, जब ये मतलब विरोध प्रदर्शन होता है तो उसमें इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। यानी 5000 लोगों के बीच में इनको एक प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि ये उस समय शासन किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, यानी एक प्रकार से बोले तो अंग्रेज थे उस समय भारत में। तो विरोध प्रदर्शन जब होता है तो उन्हीं अंग्रेजों के सरकारी डाक बंगले में या उसी के सामने इनका विरोध प्रदर्शन होता है 5000 से भी अधिक लोगों के साथ में। और इनमें क्या होता है कि अंग्रेजों की तरफ से इतनी ज्यादा गोलियां चलती हैं कि भारी मात्रा में लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें हाजरा जी की भी उसमें मृत्यु हो जाती है। और इतनी गोलियां दागी गई इनके शरीर पे कि यार इनका मतलब एक तरीके से क्या बोले कि पूरा छलनी टाइप बोल सकते हैं व्यवहारी लैंग्वेज में, ठीक है। तो छलनी करके रख दिया अंग्रेजों ने। और इसी कारणवश इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए देश के प्रति या भारत के प्रति इस सराहनीय योगदान के लिए मातंगनी हाजरा जी को 19 अक्टूबर के इतिहास में इतिहासकारों ने दर्ज कर दिया हमेशा और हमेशा के लिए। लेकिन मरते दम तक भी उन्होंने अंग्रेजों का पक्ष नहीं लिया और मरते दम तक उनके मतलब एक प्रकार से बोले तो मुंह से एक ही शब्द निकला, वो था भारत माता की जय और वंदे मातरम। ये शब्द उनके मुखार बिंदुओं से मरते दम तक निकलता रहा, ठीक है। तो इस कारणवश ये 19 अक्टूबर 1869 की तारीख बाकायदा हाजरा जी के नाम पे इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करके रख दी गई, ठीक है। बात करते हैं इसी 19 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी बना रहेगा बाकायदा 19 अक्टूबर में। देखते हैं 19 अक्टूबर 1910 की बात करते हैं। 19 अक्टूबर 1910 की तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान बना करके इतिहास में क्या होती है? दर्ज होती है। इस दिन भी हमारी एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। क्या होता है कि 1910 में एक प्रकार से बोले सुब्रमण्यम, एक नाम सुना होगा, हम लोगों ने नाम सुना होगा तो बेटर है, अन्यथा यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि 1910 में हमारे एक जाने माने सुप्रसिद्ध या सुविख्यात खगोल शास्त्री भी बोल सकते हैं, भौतिकी शास्त्री भी बोल सकते हैं, या एक प्रकार से इनको हम कुशल अध्यापक की भी संज्ञा दे सकते हैं। और इसी के पश्चात में अगर इनके विशेषता के संदर्भ में और बोलना चाहें तो यह एक महान विद्वान के तौर पे या एक ज्ञानी व्यक्ति के तौर पे इनको हम लोग जानते हैं। नाम क्या था इनका?
तो इनका नाम था सुब्रमण्यम स्वामी। क्या नाम था? सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया था? सुब्रमण्यम स्वामी 1910 में सुब्रमण्यम स्वामी का क्या होता है? जन्म होता है। कहां पे होता है? तो ये होता है सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म, जो कि आधुनिकता के तौर पे बोले तो आधुनिकता के तौर पे अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है पाकिस्तान के लाहौर क्षेत्र में। कहां पे? पाकिस्तान के लाहौर क्षेत्र में सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म होता है। पाकिस्तान के लाहौर क्षेत्र में, लाहौर क्षेत्र में इनका जन्म होता है और एक ऐसे घराने से ये ताल्लुक रखते हैं या ऐसे परिवार में इनका जन्म होता है जिसको एक प्रकार से हम ये बोले या एक प्रकार से बोले क्या, ये एक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट परिवार से इनका ताल्लुक था। यानी जन्मजात ये क्या थे? इनका जो भी पालन पोषण होता है वो एक साइंटिस्ट परिवार में या एक वैज्ञानिक परिवार में इनका जन्म होता है, जिस कारणवश इनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है वह भी बड़े ही बेहतरीन तरीके से होती है। इसी कारणवश मैंने शुरुआत में ही बोला कि इनको हम महान खगोल शास्त्री के तौर पे, खगोल शास्त्री के तौर पे एंड इसी के पश्चात भौतिकी शास्त्री के तौर पे यानी फिजिशियन के तौर पे भी हम जानते हैं, भौतिकी शास्त्री के तौर पे एंड इसी के पश्चात में हम इनको कुशल अध्यापक की भी संज्ञा दे सकते हैं। एंड इसी के पश्चात में कुशल अध्यापक के पश्चात इनको हम एक विद्वान के टाइप में भी इनको हम बोल सकते हैं। इनके द्वारा क्या किया गया कि सर्वप्रथम या सबसे ज्यादा इन्होंने जो वैज्ञानिक की दुनिया में या साइंटिफिक की दुनिया में इनको क्या किया, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की और कई ऐसी खोज इन्होंने की या कई ऐसे इन्होंने आविष्कार किए या खोज एक तरीके से बोले ज्यादा बेटर है, सबसे ज्यादा खोज इन्होंने एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में की। यानी एक प्रकार से बोले खगोल शास्त्र की दुनिया में इन्होंने अपना सराहनीय योगदान दिया और इस सराहनीय योगदान के कारण इन्होंने एक अपना स्वयं का सिद्धांत भी दिया। क्या सिद्धांत दिया? जिसको हम चंद्रशेखर सीमा सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जो कि इनके नाम पे ही था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर स्वामी इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो कौन सा सिद्धांत था? वो था चंद्रशेखर स्वामी सीमा नामक सिद्धांत। चंद्रशेखर स्वामी सीमा नामक सिद्धांत इन्होंने दिया और इस सिद्धांत के माध्यम से ही या एक प्रकार से बोले जैसे ही ये सिद्धांत प्रतिपादित होकर के लोगों के बीच में आता है या आम जनमानस के बीच में आता है तो क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ी क्रांति होती है। और उस क्रांति में क्या होता है कि जो खोज होती है, इन्होंने ये बताया कि जो भी हमारे तारे हैं या उन तारों का नाम भी इन्होंने दिया, जो भी हमारे तारे हैं या जिसको हम एक प्रकार से बोले तारों की खोज या ब्लैक होल नाम सुना होगा, जियोग्राफी का अध्ययन किया होगा तो उसमें यार हम लोगों ने ब्लैक होल का नाम सुना होगा। ठीक है, तो उस ब्लैक होल की और जो हमारे तारे हैं उनकी खोज किसने की? तो उनकी खोज हमारे इसी सिद्धांत के द्वारा पता चला हमें, चंद्रशेखर स्वामी नामक सिद्धांत से। ठीक है, इस कारणवश इनका नाम इतिहास में दर्ज होकर के रह गया हमेशा और हमेशा के लिए। एंड इसी के पश्चात में कुछ हमारे तारों का समूह भी है जिसको हम लोग एडवर्ड तारों के समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे तारों का ग्रुप है, इनके जो हमारे एक तरीके से बोले इनके उदाहरण के इनके उदाहरण के तौर पे इन्होंने काफी सारे इनके बारे में अध्ययन भी किया और खोज भी की, जिससे लोगों को ये सारी चीजें
पता चल सकी। तो ये सारा जो भी कांड किया सर्वप्रथम किसने किया, तो वो किया चंद्रशेखर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। किस सिद्धांत के माध्यम से, चंद्रशेखर स्वामी नामक सिद्धांत के माध्यम से। और इतना ही नहीं, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए या इन्हीं सारे कार्यों की सराहना करते हुए भारत सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी जी को 1968 में अर्थात 1968 में इनको एक पुरस्कार दिया गया, जिसको हम पद्म विभूषण के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम दिया, यानी 1968 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से इनको क्या किया, नवाजित किया या सम्मानित किया। एंड इसी के पश्चात में 1987 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी भारत सरकार ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से नवाजा। 1987 में भारत सरकार के द्वारा सुब्रमण्यम स्वामी जी को नोबेल पुरस्कार से भी क्या किया, सम्मानित किया। ठीक है, जिस कारणवश इन सारी चीजों के लिए ही ये हमारे प्रसिद्ध हुए इतिहास में, और इतिहास में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करके रख दिया इतिहासकारों ने। ठीक है, तो इस घटना से भी हमें रूबरू होना है बड़े ही बेहतरीन तरीके से। बात करते हैं 19 अक्टूबर की कुछ ऐसी घटनाएं जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी बना रहेगा। ठीक है, 19 अक्टूबर 1920 की बात करते हैं। 19 अक्टूबर 1920 की बात करते हैं, 1920 ईस्वी की बात करते हैं। इस दिन क्या होता है कि यह तारीख भी अपनी अलग पहचान के साथ में इतिहास में दर्ज होती है, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। क्या होता है कि इस दिन हमारे एक नाम सुना होगा, हेनरी फोर्ड का हमारा जन्म होता है, या जन्म नहीं होता, हेनरी फोर्ड नामक एक हमारे व्यक्ति थे। कौन थे, हेनरी फोर्ड नामक, नाम याद रखना, हेनरी फोर्ड। ये हमारे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार सर्वप्रथम रेडियो पे अपना पहला भाषण दिया था। इससे पहले इन्होंने अपना पहला, या एक तरीके से बोले कभी भी अपना स्पीच इन्होंने कहीं पे भी नहीं दी थी, लेकिन पहली बार इन्होंने रेडियो पे अपना स्पीच दिया था, जिस कारणवश इनका नाम इतिहास में दर्ज हुआ। ठीक है, और ये हेनरी फोर्ड जो है, ये फोर्ड कंपनी के हमारे मालिक भी हैं। फोर्ड कंपनी एक प्रकार की वाहन कंपनी है जो कि काफी सारे वाहनों को निर्मित करती है, तो काफी जानी मानी कंपनी है। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये हमारे जो भी फोर्ड कंपनी के ओनर है हमारे हेनरी फोर्ड, ये फोर्ड कंपनी के संस्थापक भी हैं, ये भी हमने याद रखना है। इस कारणवश ये 19 अक्टूबर 1920 की तारीख ये बाकायदा इतिहास में अपनी अलग जगह बना पाई। ठीक है, बात करते हैं इसी 19 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 19 अक्टूबर की तारीख में दर्ज रहेंगी। 19 अक्टूबर 1920 के पश्चात में हम लोग बात करते हैं 19 अक्टूबर 1932 की बात करते हैं। 19 अक्टूबर 1932 ये वो तारीख है कि यह भी अपनी अलग पहचान के साथ में इतिहास में दर्ज होती है। ठीक है, घटना यहाँ पे चेंज हो गई, इसको थोड़ा सा याद रखना। ये 1920 वाली घटना, ये हमारी घटना होगी 1932 के तौर पे, और 1932 की घटना होगी 1920 के तौर पे। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है, इसको हमने 1932 करना है, एंड ये हमारा 1920। तारीख में अगर तनिक भी दिक्कत हुई तो पूरी की पूरी घटना इतिहास में बदल जानी है। तो इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारी तारीख। इतिहास में केवल और केवल तारीख मायने रखती है। तारीख बदली
तो घटना बदली हमारी। ये हमारा 1932 में हेनरी फोर्ड क्या करते हैं, पहली बार स्पीच देते हैं। लेकिन 1920 में ये हमारी तारीख अपनी अलग जगह बना करके इतिहास में दर्ज होती है। क्या होता है कि 1920 में एक हमारे जाने माने आध्यात्मिक गुरु भी बोल सकते हैं इंडिया के, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ इनको हम एक दार्शनिक की भी संज्ञा देते हैं। एंड दार्शनिक की संज्ञा के साथ में इनको हम एक समाज सुधारक के तौर पे भी जान सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने काफी सारा योगदान दिया इंडिया में अपना। एंड इसी के पश्चात में इनका नाम हमने याद रखना है। क्या नाम था, पांडुरंगन, पांडुरंगन शास्त्री अठावले के नाम से जानते हैं। इनका क्या होता है, ये पांडुरंगन शास्त्री अठावले जो है, इनका जन्म होता है, कहां पे होता है, तो अभी इससे पहले हम लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग में ही पहले बोला था कि 4 हमारे प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे। कहां पे, जब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में क्या होती है, स्थापित होती है। तो ये वही दौर था 1920 का, जब ब्रिटिश क्राउन का हमारे शासन था इंडिया पे, यानी अंग्रेजी हुकूमत थी पूरी तरीके से। तो क्या होता है कि पांडुरंगन शास्त्री अठावले जी क्या करते हैं, इनका जन्म होता है, कहां पे होता है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्षेत्र में, ये याद रखना है, या मुंबई प्रेसिडेंसी क्षेत्र, मुंबई प्रेसिडेंसी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और मुंबई प्रेसिडेंसी क्षेत्र में एक स्थान पड़ता है रोहा नामक स्थान, जो कि प्राचीन स्थल के नाम पे इसका नाम दिया गया, ठीक है। तो इस रोहा नामक स्थान पे इनका जन्म होता है। और क्या होता है कि इसी के पश्चात में इन्होंने क्या किया कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि ये हमारे एक दार्शनिक के तौर पे, आध्यात्मिक गुरु के तौर पे, या आध्यात्म से जुड़ी हुई इनके पास शिक्षा काफी थी या ज्ञान काफी था इनका आध्यात्म से रिलेटेड। और इसी कारणवश इन्होंने समाज में ऐसे कई कार्य किए जिससे लोगों ने इनको सराहा भी और लोगों के माध्यम से ये जुड़े भी, या इनके द्वारा लोग इन पे जुड़े भी। इस कारणवश 1954 में आकर के, यानी इंडिया जब आजाद हो जाता है, उसके पश्चात इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको हम लोग नाम देते हैं, इनका नाम याद रखना, ठीक है, स्वाध्याय आंदोलन। नाम याद रखना, हमें स्वाध्याय आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन चलाया गया 1954 में। 1954 में किसके नेतृत्व में चलाया गया, अठावले जी के नेतृत्व में ये हमारा आंदोलन चलाया गया इंडिया के अंतर्गत। और यह एक ऐसा आंदोलन था कि पूरे के पूरे इंडिया में, या एक प्रकार से बोले तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्षेत्र में इनका थोड़ा सा प्रभुत्व ज्यादा रहा। लगभग लाखों लोग इनसे जुड़े, लाखों लोग, काफी ज्यादा तादाद थी। इस सहयोग, इस आंदोलन के माध्यम से लाखों लोग इनके द्वारा जुड़े भी। और इस बेसिकली यह जो आंदोलन था, ये आंदोलन किससे रिलेटेड था, तो यह आंदोलन हमारा, यार हम लोगों ने नाम सुना होगा श्रीमद् भगवत गीता का, जो कि हिंदू धर्म की हमारी पवित्र ग्रंथ के तौर पे जाना जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता का एक ही उद्देश्य था, वो है हमारा आत्मज्ञान। जिस कारणवश ये जो भी लोग हैं अगर उसका अध्ययन करते हैं तो भरपूर यार उनके जीवन में बदलाव देखने के लिए मिलता है। चाहे वो प्राचीन समय हो या आज का समय हो, अगर किसी भी व्यक्ति ने उसका अध्ययन किया तो पूरा का पूरा जीवन बदल करके रख दिया। ये हमारी एक ग्रंथ थी भगवत गीता, और इसका एक ही उद्देश्य था आत्म ज्ञान से रिलेटेड। तो उसी भगवत गीता के उद्देश्य से ही ये जो स्वाध्याय आंदोलन है, ये इसी पे आधारित था, यानी भगवत गीता के ज्ञान पे आधारित आंदोलन था ये, जिससे लाखों लोगों की संख्या अठावले जी के नेतृत्व में जुड़ करके रह गई, ठीक है।
और इतना ही नहीं, ये जो भी सारा सिस्टम है, लाखों परिवार इससे जुड़े भी, और इस आंदोलन के माध्यम से अठावले जी ने कई सारे ऐसे परिवार हैं या लाखों परिवारों को इन्होंने स्थापित भी किया समाज में बाकायदा। ठीक है, इन्हीं सारे कार्यों को देखते हुए 1999 में आकर के भारत सरकार ने इनको भी एक पुरस्कार दिया। खुश होकर के, इनके कार्यों से खुश होकर के भारत सरकार ने क्या किया कि इनको भी एक पुरस्कार से नवाजा, जिसको पद्म विभूषण के नाम से भी जानते हैं। तो इनको भी पद्म विभूषण से नवाज दिया गया। ठीक है, इस कारणवश भी ये हमारी तारीख जो है, ये बाकायदा इतिहास के पन्नों में अपनी अलग जगह बना करके रखी, और अठावले जी के नाम से इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए 19 तारीख के तौर पे दर्ज होकर के रह गई। इसी के पश्चात में बात करते हैं 19 अक्टूबर की कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि इतिहास में आज भी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। क्या होता है कि 19 अक्टूबर 1957 की बात करते हैं। 19 अक्टूबर 1957 की बात करते हैं। 1957 ये वो तारीख है कि ये भी अपनी अलग पहचान बनाते हुए इतिहास में दर्ज होती है। फिलहाल में यार इतिहास में क्या, जो भी सारी सिस्टम है यानी इतिहास से रिलेटेड, वो इतिहास में हमको घटना देख करके ही ये कल्पना हो जाती है या ये अनुमानित हो जाता है कि कौन सी घटना इतिहासकारों के द्वारा इतिहास में दर्ज की गई होगी। या कई ऐसे YouTube पे यार वीडियोस भी मिलते हैं, या कई सारे ऐसे लेक्चर्स भी मिलते हैं जिसमें से जो वीडियोस बनाने वाले होते हैं वो स्वतः अपने मन मुताबिक खबरों को उसमें अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये हमको अनुमान लग जाता है, और उसी से जुड़ी हुई ये हमारी घटना है कि मैंने पहले ही बोला कि बॉलीवुड की खबरों से दूर रहना है, केवल और केवल जान करके रखना है हमने। ठीक है, तो 1957 में एक हमारे जाने माने एक्टर, जिनको हम सनी देओल के नाम से जानते हैं, इनका क्या होता है, जन्म होता है। 19 अक्टूबर 1957 में इनका जन्म होता है। ये क्या थे, यह एक एक्टर के तौर पे भी, एक फिल्म निर्माता के तौर पे भी, और एक फिल्म निर्देशन के तौर पे भी इनको हम जानते हैं। और जाने माने दिग्गज कलाकार हमारे धर्मेंद्र साहब को तो यार सारे लोग जानते हैं, तो ये उनके बड़े पुत्र हैं। ठीक है, इतना पर्याप्त है इनसे रिलेटेड। बाकी हमने बॉलीवुड की खबरों से दूरी बना करके रखनी है। इसी के पश्चात में बात करते हैं 19 अक्टूबर 60 की बात करते हैं, 1960 की बात करते हैं। 19 अक्टूबर 1960 की बात करते हैं, 1960। यह तारीख भी इतिहास में अपनी अलग जगह बना करके रखती है। हम लोगों ने नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो और अच्छी बात है। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि 19 अक्टूबर 1960 ये वो तारीख है कि इसमें हम लोगों ने नाम सुना होगा अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलनकारी के तौर पे उनको जानते हैं, या उनको हम अमेरिका के एक पादरी के तौर पे भी जानते हैं, और इनको हम अमेरिका का गांधी भी बोलते हैं। जिस प्रकार से हमारे इंडिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, उसी प्रकार अमेरिका में इनको गांधी जी की संज्ञा दी जाती है। नाम सुना होगा मार्टिन लूथर किंग का, तो इनका क्या होता है कि मार्टिन लूथर किंग को क्या किया गया था, पहली बार अटलांटा नामक शहर में इनको गिरफ्तार किया गया था। इस कारणवश यह तारीख इतिहास के पन्नों में अपनी अलग जगह बना पाई। क्या होता है, किस कारणवश इनको गिरफ्तार किया था, तो इनको गिरफ्तार किया गया कि ये थोड़ा सा रंग भेद के खिलाफ, या एक प्रकार से बोले तो रंग भेद के खिलाफ अमेरिका में इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था। ठीक है,
उसी आंदोलन के चलते यार अमेरिका में काफी सारा मतलब माहौल गर्म हो जाता है, जिस कारणवश इनको अटलांटा में गिरफ्तार किया था। ठीक है, तो इन्होंने मानव के जो भी अधिकार होते हैं या अमेरिका के नागरिकों के जो अधिकार थे उन्हीं के संदर्भ में इन्होंने ये आंदोलन हमारा छेड़ा था। ठीक है, रंग भेद का आंदोलन, इसी कारणवश इनको गिरफ्तार किया गया और इसी वजह से ये जो हमारी तारीख है ये 19 अक्टूबर की तारीख में अपनी अलग जगह बना पाई। ठीक है, बात करते हैं इसी 19 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इसका साक्षी बना हुआ है। देखते हैं इसी में 19 अक्टूबर 1970 की बात करते हैं। 19 अक्टूबर 1970 यानी 1970 की बात करते हैं। यह तारीख भी अपने आप में इतिहास में अलग जगह बना करके आज अपनी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। क्या होता है कि 19 अक्टूबर 1970 में हम लोगों ने नाम सुना होगा, कि हमारा वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स का नाम सुना होगा। यहां पे पहली बार हमारा एक विमान को शामिल किया गया था, उसका नाम क्या था कि इंडियन एयरफोर्स में यानी भारतीय वायुसेना में पहली बार एक हमारा विमान शामिल किया गया था जो कि एक प्रकार से बोले एक सुपरसोनिक जेट के तौर पे भी इसको हम जानते हैं, या एक प्रकार से बोले तो यह एक लड़ाकू विमान था जिसको हम सुपरसोनिक जेट बोलते हैं। ठीक है, तो यह लड़ाकू विमान सर्वप्रथम या पहली बार इंडियन एयरफोर्स में कब शामिल किया गया? 19 अक्टूबर 1970 में। ठीक है, और यह एक ऐसा विमान था कि इसको शामिल करते ही या इसको ये आज भी है जो कि इसको काफी बेहतरीन तरीके से बनाया भी गया था। और ये किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो एक देश है हमारा सोवियत संघ नाम का, तो ये जो विमान था ये सोवियत संघ के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और इस विमान का नाम क्या था? तो इसका नाम था MiG-21, यानी विमान MiG-21 के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रकार से लड़ाकू विमान था। ठीक है, तो इस कारणवश ये 19 अक्टूबर 1970 की तारीख ये बाकायदा इस विमान की वजह से इतिहास में क्या हुई? दर्ज होकर के रह गई। बात करते हैं इसी 19 अक्टूबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की। ठीक है, उन्नीस अक्टूबर अभी हम लोगों ने क्या बात की? 19 अक्टूबर 1970 की बात की। तो इसके पश्चात बात करते हैं 19 अक्टूबर 1975 की, यानी 1975 की बात करते हैं। यह तारीख इतिहास में इस कारणवश मतलब महत्वपूर्ण हुई कि इस दिन हमारे एक जाने माने, एक तरीके से बोले तो लेखक की संज्ञा भी दे सकते हैं, लेखक के साथ साथ इनको कहानीकार की भी संज्ञा दे सकते हैं, एक निबंधकार की भी संज्ञा दे सकते हैं, और निबंधकार के साथ साथ इनको हम एक व्यंग्यकार के तौर पे भी जान सकते हैं। फिलहाल में ये जो अपनी रचनाओं में काफी प्रसिद्धि पाई इन्होंने, वो थी हमारी व्यंग्यात्मक रचनाओं की वजह से। यानी इनकी अगर हम रचनाओं का अध्ययन करते हैं तो यार हमको इनके जो भी रचना मिलती है ज्यादातर वो किसी अन्य व्यक्ति पर या किसी अन्य चीजों पर लेकर के ये तीखे व्यंग्य ही करते थे। यानी ऐसा व्यंग्य करते थे, अपने शब्दों का ऐसा तीखा प्रहार करते थे कि लोगों पर या चीजों पर बड़ा ही बेहतरीन प्रभाव पड़ता था। तो इस कारणवश भी ये क्या होता है कि इनका नाम इतिहास में दर्ज होता है।
क्या होता है कि नाम हम लोगों ने सुना होगा जोनाथन स्विफ्ट का नाम सुना होगा। जोनाथन स्विफ्ट का नाम हम लोगों ने सुना होगा। ये क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कहानीकार के तौर पे, कहानीकार के पश्चात एक व्यंग्यकार के तौर पे, व्यंग्यकार के पश्चात इनको हम एक आलोचक के तौर पे भी जानते हैं, आलोचक के तौर पे, एंड इनको हम निबंधकार की भी संज्ञा देते हैं या दे सकते हैं। और फिलहाल में इनको लिखने का काफी ज्यादा शौक था, ठीक है, जिस कारणवश ये अपना लेखन करते थे और ऐसी लेखन क्षमता इन्होंने विकसित की कि इतिहास में आज इनका नाम दर्ज हो गया, ठीक है। इन्होंने एक हमारी रचना की थी जो हमारी इस पे एक मूवी भी बनी है, तो उस मूवी को चाहिएगा तो देख लीजिएगा। वह एक मूवी भी बनी हमारी जो कि है गुलिवर की यात्रा करके है, ठीक है। तो इस पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो हमारे जोनाथन जी ही हैं, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा प्रचलित पुस्तक थी हमारी। ये नाम याद रखना, गुलिवर की यात्रा, इस पे एक मूवी भी बनाई गई जो कि बड़ी बेहतरीन है। गुलिवर, गुलिवर की यात्रा, ये हमने याद रखनी है। और सबसे ज्यादा जो समय इनको लगा अपनी रचना को लिखने में या अपने रचनाओं में जो भी सारा इन्होंने चीजों को विकसित किया, वो सबसे ज्यादा समय इनको इसी पुस्तक को लिखने में लगा था, ठीक है, जिस कारणवश इनका नाम यानी जोनाथन जी का नाम इतिहास में आज स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, ठीक है। तो ये हमने याद रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी इनकी हमारी गुलिवर की यात्रा, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में बात करते हैं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि एक खबर हमारी या एक घटना हमारी और होती है, वो भी हमारी बॉलीवुड से रिलेटेड ही है, तो उसको केवल हम सुनते हैं। क्या होता है कि 19 अक्टूबर 1987 की बात करते हैं, यानी 1987 की तारीख इस कारणवश थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और इंपॉर्टेंट नहीं भी है, केवल और केवल जानकारी के उद्देश्य से याद रखते हैं हम कि एक हमारे जाने माने कॉमेडियन जॉनी लीवर का नाम सुना होगा, उनकी एक पुत्री है जेमी लीवर, उनका जन्म होता है, ठीक है। तो उनको हमने याद रखना है, उनका पूरा नाम क्या था, जेमी जेनुमाला के नाम से भी जानते हैं, और वो एक टीवी एक्ट्रेस के तौर पे प्रसिद्ध रही, जो कि नाम उनका काफी प्रचलन में है, ठीक है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पे भी और एक तरीके से बोले टेलीविजन एक्टर के तौर पे भी। तो इस तरीके की जितनी भी संज्ञा हम उनके तौर पे दें, यानी जेमी लीवर जी के संदर्भ में एक गायक के तौर पे भी ये सुप्रसिद्ध है आज इंडिया में, ठीक है। इस कारणवश इतिहास में इनका नाम थोड़ा सा दर्ज ही है, क्योंकि जितनी भी महान हस्तियां हैं जो कि इंडिया में काफी प्रचलन में हैं, जो कि अपने दम पे सुविख्यात या सुप्रसिद्ध हुए पूरे के पूरे इंडिया में, उनका नाम तो यार इतिहास में दर्ज होना निश्चित है, क्योंकि पूरे इंडिया में प्रसिद्धि पाना ये आम बात नहीं है। इसी कारणवश यार हम केवल इतिहास में जो भी पढ़ते हैं वो प्रचलन वाली चीजें ही पढ़ते हैं। तो 1987 में उनके पुत्री का क्या होता है, जन्म होता है, ये बात हमने याद रखनी है। तो ये थी हमारी 19 अक्टूबर से रिलेटेड कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि इतिहास में बाकायदा 19 अक्टूबर की तारीख में हमेशा और हमेशा के लिए अपनी जगह बना पाई, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इस 19 अक्टूबर के पश्चात में 20 अक्टूबर के इतिहास में, तब तक के लिए